एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाएंगे सारे के सारे लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, चलो दोस्तों, आज हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है सर? आज हम लोगों को यहाँ पर सुनो ना, आज हम लोगों को सर यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना है। कौन से क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस हम लोगों को करना है सर? यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे पहले, एंड देन फिर उसके बाद आज ही हम लोग यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 11 से भी शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 11 की भी शुरुआत आज ही होने वाली है मित्रों। पहले एक बार क्वेश्चन एंड आंसर्स को पूरा प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे कौन से ऊपर, हमारे अगले चैप्टर के ऊपर, ठीक है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ सारे के सारे लोग, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे सारे के सारे। पहला क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन नंबर 139। देखो क्या, CAM is a partner in SM&C company, chartered accountant and MN&C company, ML&C company। तो CAM जो है वो दो इसमें पार्टनर है बच्चों। SM&C company are statutory auditors of Messrs Global Limited listed company for past 7 years। क्या बोला बोलो बच्चों? SM लिमिटेड जो है ना वो यहाँ पर ग्लोबल लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी की पिछले 7 सालों से यहाँ पर क्या कर रही है? ऑडिट कर रही है एज ऑन 1/4/2018। अब यहाँ पर आपको एडवाइस करना है एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट कि कितने और सालों के लिए SM&C कंपनी कंटिन्यू कर सकती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो और 3 सालों के लिए बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होती है? 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि टोटल में कितना होता है? 10 साल होता है। और यहां पर कितना है? अभी तक 7 साल हुआ है, तो इस केस के अंदर मैं बोलूंगा और कितने साल बचे हुए? 3 साल आपके बचे हुए। बराबर है? मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? हाँ सर। अगला देखो क्या नेक्स्ट सर, can ML&C company be appointed as statutory auditor of Messrs Global Limited ड्यूरिंग कूल ऑफ पीरियड ऑफ SM&C कंपनी? मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर SM&C कंपनी का पीरियड कंप्लीट होगा, यानी कि उनके 10 साल कंप्लीट होंगे, तो 5 साल का कूलिंग पीरियड आता है। क्या उस 5 सालों के लिए जो दूसरी कंपनी है ML&C कंपनी, जो दूसरी फर्म है जिसके अंदर कॉमन पार्टनर है, क्या वो कॉमन पार्टनर को अपॉइंट किया जा सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं सर, कॉमन पार्टनर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। राइट है, बिल्कुल सर। आइए इस आंसर को देखेंगे। देखो क्या बोला है सेक्शन नंबर 139 रेड विथ रूल 6 ऑफ 2014। क्या कह रहा है? देखो, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 39 का रेफरेंस देना है, बाकी आगे की कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ ऑडिटर वेयर वेदर एन इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स और 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो ऐसे केस के अंदर SM&C कंपनी से स्टैट्यूटरी ऑडिटर है मेसर्स ग्लोबल लिमिटेड का पिछले 7 सालों से एज ऑन 1/4/2018। इसका मतलब सर टोटल कितने साल बचे हुए? टोटल सर 3 साल और बचे हुए। कितने बचे हुए बोलो बच्चों? 3 साल और बचे हुए। बराबर। अगला अब देखो क्या, सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या बोलो बच्चों? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स विद दैट ऑफ द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has just expired immediately preceding financial year shall be appointed as auditor of the same company for the period of 5 years। यानी कि अगले 5 सालों के लिए दोस्तों आप ऑडिटर को अपॉइंट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। कौन सी फर्म को? ऐसी फर्म को जिसका कॉमन पार्टनर किसी दूसरे फर्म के अंदर है, जिसका टेन्योर जस्ट अभी एक्सपायर हुआ है, मतलब जो जस्ट अभी ऑडिटर के पद से हमारे हटा है, तो आप उसको अपॉइंट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहां पर कंक्लूजन को एक बार पढ़ लो, जल्दी से कंक्लूजन को पढ़ लो एक बार फटाक से, बिल्कुल जल्दी जल्दी बिल्कुल। डन। चलिए बढ़िया। अभी कुछ क्वेश्चन को मार्क मत करो, जब तक मैं कुछ मार्क ना करो तब तक मत करना, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2। Rupa Limited, a listed company, appointed VG and Associates, an audit firm, as a company's auditor in AGM held on 30/9/2017.
explain the provisions of the Companies Act relating to appointment and reappointment of auditor in relation to tenure of auditor. तो टेन्योर ऑफ ऑडिटर क्या कहता है यहाँ पर कि सर लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज जो है ना बच्चों, वो यहाँ पर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं कर सकती इंडिविजुअल को फॉर मोर देन 1 टर्म, और ऑडिट फॉर्म है तो फॉर मोर देन 2 टर्म। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल के रखा है, कूलिंग ऑफ पीरियड बोल के रखा है इंडिविजुअल को या फर्म को, दोनों को सर कूलिंग ऑफ पीरियड कितने साल का होगा, 5 साल का सर यहाँ पर कूलिंग पीरियड रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो बच्चों, कूलिंग पीरियड रहने वाला है। तो ऐसे केस में इन टर्म्स ऑफ द अबव प्रोविजन रूपा लिमिटेड जो एक लिस्टेड कंपनी है, ये वीजी एंड एसोसिएट्स ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकती है फॉर द टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए। अगर ये इंडिविजुअल है बच्चों यहाँ पर हेल्ड ऑन, देखो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम हेल्ड ऑन 30/9/2017 टू कंक्लूजन ऑफ एजीएम टू बी हेल्ड इन 22। नाउ इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 139(2) सिंस वीजी एंड एसोसिएट्स इज अ ऑडिट फर्म, तो ऐसे केस के अंदर आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हो फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए। क्या क्या बोलो सर, आप इसको रीअपॉइंट कर सकते हो कितने साल के लिए, देखो एक टर्म ऑलरेडी हो चुका है इसलिए रीअपॉइंटमेंट एक और टर्म का ही हो सकता है। अगर ये बोला होता कि अपने को पहली बार अपॉइंट करना है वीजी एंड एसोसिएट्स को, क्या कहा मैंने बोलो, वीजी एंड एसोसिएट्स को, तो उस केस के अंदर मैं बोल देता 2 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। बट सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अगर पहली बार के लिए अपॉइंट करते हैं तो हम लोग कितने समय के लिए अपॉइंट करेंगे सर, उस केस के अंदर सर 5 साल के लिए अगर इंडिविजुअल है तो, और फर्म है तो 10 सालों के लिए। देखो फर्म कहां तक होल्ड करेगा, 2027 तक होल्ड करेगा, 2017 से लेके 27 तक होल्ड करने वाला है। और वही अगर ये इंडिविजुअल होता तो कितने साल देते बच्चों इसको, 5 साल देते, यानी कि 2022 तक ही देते अगर ये इंडिविजुअल। सर देखो यहां पर है ना वीजी एंड एसोसिएट्स अगर आपको दिख रहा है तो इससे आपको ये समझ में नहीं आता ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या प्रोप्राइटर या अपनी फर्म है करके, समझना क्या कहा मैंने बोलो, ये सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप ये समझ नहीं आता जस्ट बिकॉज उसके नाम के आगे एंड एसोसिएट्स है। इसका ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि वो क्या होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेरे पापा के फर्म का नाम अशोक एम गांधीयन कंपनी था, जब मैं और मेरी वाइफ पार्टनर है तब भी नाम वही है अशोक एम गांधीयन कंपनी, तो उसको देख के ये समझ नहीं आता कि सोल प्रोप्राइटर है या फर्म है। तो आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो 5 साल और अगर फर्म है तो 10 साल। बराबर है क्या, बराबर है क्या। देखो आप पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, आप गलती से इसको पार्टनरशिप फर्म को अज्यूम करके, सुनना बात को, पार्टनरशिप फर्म को अज्यूम करके दन्ने से आप यहाँ, हाँ अगर वहां पर क्लियरली लिखा है पार्टनरशिप फर्म तो बात अलग है। समझ में आया क्या आपको बात है, अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको बात समझ आ रही है क्या। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, सर इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है लिस्टेड कंपनी अपॉइंटेड एन ऑडिट फर्म। अब यहां पर क्लियर कट फॉर्म लिख दिया है तो मैं सीधा 10 सालों वाली चीज लिख सकता हूं क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं। पर सर अगर यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर ऑडिट फॉर्म नहीं दिया होता तो उस केस के अंदर आपको फिर 5 साल 10 साल दोनों लिखना होता, और वो चीज मैंने आंसर में यहां पर देखे रखा हूं। समझ में आया क्या आपको बात है, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर है सभी लोगों को, बोलो बोलो बोलो। चलो next explain how auditor will be appointed in following cases. Auditor of the company other than government company यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी has resigned on 31st December 2016 while financial year of the company ends on 31st March 2017। तो मुझे एक बात बताइए, अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, और कैजुअल वैकेंसी के केस में कौन फिल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर फिल करता है। और अगर रेजिग्नेशन है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में तो आपको अपॉइंटमेंट से 3 महीनों के अंदर जनरल मीटिंग, क्या कहा मैंने बोलो, अपॉइंटमेंट से 3 महीनों के अंदर आपको जनरल मीटिंग लेना पड़ेगा, और जनरल मीटिंग में अप्रूवल देना पड़ेगा। क्या दोस्तों, हाँ आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल देना पड़ेगा। समझ में आया क्या, क्या कहा मैंने बोलो, आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल देना पड़ेगा। क्या आपको इतनी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बताएंगे क्या ये बातें आपको क्लियर है, एकदम सिंपल। चलिए सर आ जाओ अगला। नेक्स्ट, अ कंपनी इंक्लूड्स अ शेयर होल्डर ऑल्सो। बैंक ऑफ बड़ौदा जो नेशनलाइज बैंक है होल्डिंग 12% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इन दी कंपनी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जिसका 10% है सब्सक्राइब कैपिटल इन द कंपनी, दोनों को मिलाऊंगा तो 22 होता है। और महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो 8% होल्ड करके रखा है सब्सक्राइब इन द कंपनी। अब आपको बताना है यहां पर, एडवाइज द कंपनी वेदर द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या एप्लीकेबल होते हैं क्या। सर नहीं सर, गवर्नमेंट देखो
एक चीज ध्यान रखना सर, गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन सबसेक्शन 2 के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 81 वगैरह में देके रखी है, सेक्शन नंबर 2 में इन शॉर्ट देके रखी है, तो वो डेफिनेशन गवर्नमेंट कंपनी की डिफरेंट है। सर ये जो ऑडिटर के पर्पस के लिए ये लोग गवर्नमेंट कंपनी बना रहे हैं ना, इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट होल्डिंग भी आती है, और वो इनडायरेक्ट होल्डिंग है ना दूसरे गवर्नमेंट कंपनी से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी 51% के ऊपर चले गया ना, तो हम उसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी इसके लिए कहते हैं जहां पर ऑडिटर CNAG अपॉइंट करता है। क्या कहा मैंने, बोलो, जहां पर ऑडिटर CNAG अपॉइंट करता है। पर अगर आप देखोगे ना तो सब मिला के 30% ही हुआ है, तो अगर सब मिला के 30% ही हुआ है तो ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, और यहां पर प्रोविजन लगने वाले हैं क्या, गवर्नमेंट कंपनी के, नहीं सर नहीं लगेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, बोलो, नहीं सर नहीं लगेंगे। एक बार प्रोविजन को पढ़ेंगे। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी जिसको देखो क्या, एक तो गवर्नमेंट कंपनी या ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी जिसको ओन एंड कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट, या दो CNAG वहां पर अपॉइंट करता है बच्चों उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या, ऑडिटर को अपॉइंट करता है पीरियड ऑफ 180 डेज के अंदर, जो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM तक ऑफिस को होल्ड करता है। पर सर यहां पर तो 30% ही इनडायरेक्ट होल्डिंग है, बराबर ना, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन लगेंगे क्या, नहीं सर नहीं लगेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर? देखो एक चीज ध्यान रखो, सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या कंपनी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है, क्या है बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है ये 51% और मोर है, ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना, इसके अंदर आप दूसरी गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनकी होल्डिंग को भी आप काउंट करते हो, बराबर ना। तो जब भी किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है तो आप ये देखना कि सर उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की होंगी 51% और मोर से ज्यादा, तो आप उस केस में CAG के प्रोविजन से लगाने वाले हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगाने वाले हो, ऐसा मैं कह रहा हूं। सर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट कंपनी केस में हम लोग 51% में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट देखते हैं, बराबर है ना। यस, लेकिन यहां पर जब गवर्नमेंट कंपनी, यहां पर जब अपने को देखना है कि CAG कब अपॉइंट करता है, तो CAG अपॉइंट करता है एक तो गवर्नमेंट कंपनी के, जो हमने सेक्शन 2 की डेफिनेशन पढ़े वो, या ऐसी कंपनी जिसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की होल्डिंग है, तब वहां पर भी CNAG अपॉइंट करता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट करता है। गॉट इट? क्या आपको ये बातें क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन फॉलोइंग केसेस। सर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो, और दूसरा क्या, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर्स इंक्लूड XYZ नेशनलाइज बैंक जो 18% ही होल्ड करती है, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि सर गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। तो देखो सर, अगर, और अच्छा ये फर्स्ट ऑडिटर कुछ लिखा है कि ऐसा नहीं, तो अपने को मतलब पूरी चीजें लिखना है, फर्स्ट भी लिखना है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी लिखना है। तो देखो सर, अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात हो किसके अंदर बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, तो CNAG इसको अपॉइंट करता है 60 दिनों में, और अगर ये फेल हो गए बच्चों तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों में, अगर वो भी फेल हो गए तो ऐसे केस के अंदर मेंबर्स 60 दिनों के अंदर इन EGM। सब्सिक्वेंट ऑडिटर को CNAG अपॉइंट करता है बच्चों, वो भी कितने दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड तक अपने पास पोजीशन को होल्ड करता है। सर इसके अलावा दूसरे केस में जब 18% ही होल्डिंग है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होंगी, और अकॉर्डिंगली नॉन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस लगेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल लगेंगे। क्या लगेंगे बोलो बच्चों, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजन लगेंगे। देखो ऑडिटर शाल बी अपॉइंटेड एज फॉलोज, मतलब क्या सर, कंपनी फर्स्ट AGM में अपॉइंट किया जाएगा इंडिविजुअल या फर्म को, जो उस AGM से लेके 6th AGM तक क्या करेंगे बच्चों, होल्ड करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हर एक 5-5 साल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके अलावा अपॉइंट करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा ऑडिटर का, और उससे सर्टिफिकेट भी बुलाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और फर्दर एक और चीज कि कंपनी ऑडिटर के बारे में यहाँ पर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करता है 15 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर बोलो बच्चों, 15 दिनों के अंदर। फॉर्म नंबर क्या है, ADT 1, क्या है बोलो बच्चों, ADT 1 के अंदर इन्फॉर्म करता है। याद है NFRA 1 और ADT 1 दोनों को अपन ने साथ साथ में लिखा था, तो उसी के अंदर यहां पर क्या किया जाता है, ROC को इन्फॉर्म किया जाता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यस, चलिए सर आ जाओ अगला। अगला
क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखो। आप ये क्वेश्चन पढ़ो, मैं आता हूं, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। चलो आ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखना यहां पर क्या बोल के रखा है, ठीक है ना। सारे के सारे लोग आ जाना, ठीक है। आओ सर भी जैन के पेपर में कितने क्वेश्चन थे पता नहीं यार, इतना आइडिया नहीं मेरे को भी कितने क्वेश्चन थे करके, है ना। चलो जब अपन पेपर सॉल्व करेंगे देख लेना तब। चलिए सर आ जाओ। ये कैसे याद रह सकता है भाई कि कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। आओ। 1/4 of the subscribed capital of AMC Limited was held by government of Rajasthan। 1/4 का मतलब कितना होता है बच्चों, 25%। Mr. Vikas, a chartered accountant, was appointed as an auditor of company at AGM ऑन कब, ऑन 30 अप्रैल 2020 बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। मिस्टर मुकेश, अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, ऑब्जेक्टेड टू द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विकास ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। Decide whether objection of Mr. Mukesh is tenable. Also examine the consequences of the above appointment under the act। अब देखो अगर 25% ही होल्ड है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो इस केस के अंदर मुझे बताइए यहां पर कौन अपॉइंट करेगा बच्चों, ऑडिटर को। सर ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट करने वाली है, कंपनी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर क्या, सेक्शन नंबर 139, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वेस्ट जनरली विद द मेंबर्स ऑफ कंपनी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। क्या बोला, बोलो सर। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। इन फिलिंग अप दैट एंड इन फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी नॉट कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन। तो बोर्ड तो दो ही समय करते हैं, एक तो फर्स्ट ऑडिटर जब करना हो या दूसरा कब करना हो, बोलो बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस, सॉरी रेजिग्नेशन के केस में, ठीक है। ओके अगला, द पावर टू अपॉइंट ऑडिटर वेस्ट विद बीओडी। अब देखो क्या, the appointment by the member is by way of the ordinary resolution only and no exception have made in act whereby SR is required to be appointment of auditor। इसका मतलब क्या सर, जो ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है ना, ये तो ओआर की मदद से ही करना पड़ता है सर। एक्ट देखो मैंने एक चीज आपसे कहा था, जब तक आप एसआर के बारे में स्पेसिफिकली लिखा ना हो, क्या कहा मैंने, बोलो जब तक एसआर के बारे में स्पेसिफिकली लिखा ना हो दोस्तों, तब तक क्या एसआर पास हो सकता है क्या, नहीं सर तब तक एसआर पास नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, बोलो तब तक एसआर पास नहीं हो सकता। समझ में आया क्या, ओके सर। तो इसका मतलब ओआर से जो पास किया क्या सही है क्या, हाँ सर ओआर से जो पास किया एब्सोल्युटली सही है। यानी कि मुकेश का कंटेंशन टेनेबल नहीं है। टेनेबल का मतलब क्या है कि मुकेश जो बोल रहा है ना वो सही नहीं है सर, ऐसा यहां पर माना जाता है। ओके सर आ जाओ यहां पर अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 7, चलिए आइए ध्यान दो यहां पर, पढ़ो क्वेश्चन को। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्या, मिस्टर यश, मिस्टर यश इज अ पार्टनर, मिस्टर यश इज अ पार्टनर एंड इन चार्ज ऑफ पीक्यूआर फर्म। क्या कहा मैंने, बोलो इन चार्ज ऑफ पीक्यूआर फर्म। द फर्म इज अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फर्म ऑफ AK
कंपनी लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, यश पार्टनर है पीक्यूआर फर्म में और फर्म को आपने अपॉइंट किया है ऑडिटर फर्म ऑफ एके लिमिटेड यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है। अब देखो क्या, मिस्टर यश रिटायर्स फ्रॉम द पीक्यूआर फर्म and after some time joined Gupta and Gupta firm as a partner on 20/5/21 in the general meeting of company held on 15/6/2021 the company appointed Gupta and Gupta firm as a next auditor of company. Do you think company has adhered to the provision by appointing Gupta and Gupta as an auditor of company under the act? आपको यहां पर बताना है कि ये चीज सही हुई या नहीं हुई करके, ये चीज सही हुई या नहीं हुई करके ये आपको यहां पर बताना है। कॉमन पार्टनर के ऊपर बेस्ड है, कॉमन पार्टनर के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। पढ़ो एक बार जल्दी से, पढ़ो एक बार फटाफट। सेम 139(2) वाला प्रोविजन है और कॉमन पार्टनर वाला प्रोविजन है। पढ़ो अब देखो, पहला क्वेश्चन भी कॉमन पार्टनर वाला था, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर 5 साल 10 साल चिल्लर, चिल्लर चिल्लर हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करना। सर उसके नाम के आगे सीए नहीं लगा है तो उसको अदर प्रोफेशन में भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइक सीएस और सीए में नहीं कर सकते यार। वो क्या ऑडिटर बोल के रखा है ना, ऑडिटर फॉर्म बोल के रखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट है कि पीक्यूआर जिसके अंदर होगा ना वो ऑब्वियस सी बात है वो सीए फॉर्म ही होंगी करके, तो इसलिए और कॉमन सेंस ही बात है ना, अपने को सीए के इसमें सीए का ही दिया जाएगा ना भाई। ऐसा हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि सीएस का होगा सीए? फिर अज्यूम करने के लिए डॉक्टर भी किया जा सकता है, बीकॉम वाला भी किया, अज्यूम ही करना है तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है ना। समझ रहे क्या बात को? तो अगर ऑडिटर बोल के रखा है, इतना कॉमन चीजें बोल के रखी है, तो भाई फिर तो यार कुछ भी, फिर तो बहुत ही हो जाएगा। एक कॉमन सेंस भी तो लगाना पड़ेगा ना कि अगर फॉर्म ऑडिटर फॉर्म बोल के रखा है और कंपनी के ऑडिट के बारे में बात कर रहा है तो वो सीए ही होगा करके, है ना? यस, चलो फिर तो किसी को भी अज्यूम करो भाई, करना अज्यूम ही कर रहे हैं तो बोल देना कि वी अज्यूम दैट ही इज इंजीनियर, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। फिर एक लाइन में आंसर खत्म आपका, सीधा सेक्शन नंबर 141 लिख के आंसर खत्म, पर मार्क्स नहीं मिलेंगे उससे। बस एक ही चीज है, सब कुछ सही है पर मार्क्स गलत है, समझ में आ रहा है क्या? बाकी सब सही है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो दोस्तों डन है, ये कॉमन पार्टनर वाले को भी मार्क कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क करो और क्वेश्चन नंबर 7 को मार्क करो, 7 को एलडीआर मार्क करो। डन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। चलो 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 सर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, KSR Limited, an unlisted company, furnishes the following data. Paid up capital as on 31/3/21 45 करोड़, टर्नओवर कितना है 175 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन 3/3/21 इस 105 करोड़, 110 करोड़ ऑब्टेन फ्रॉम बैंक एंड आउटस्टैंडिंग 31/3 को कितना है बच्चों 90 करोड़। ठीक है ओके।
मतलब सर देखो, जो 3 मार्च है ना, उस दिन 105 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, पर वो 31 3 तक 90 करोड़ हो गया, 15 करोड़ का रीपेमेंट हो गया होगा, इसका यही मतलब होता है। यस। अब एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बताओ क्या यहां पर इनको इंटरनल ऑडिटर लगेगा क्या? मुझे बताओ, इंटरनल ऑडिटर किसको लगता है? बोलो ना। इंटरनल ऑडिटर लिस्टेड कंपनी को लगता है, और किसको लगता है बच्चों? और अनलिस्टेड कंपनी को लगता है, और प्राइवेट को लगता है। अनलिस्ट के लिए द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। द पीबीटी में कितना है लिमिट? 25, 50, 100, 200। कितना है बोलो ना? 25, 50, 100, 200 की लिमिट है। मानते हो क्या इस बात को? यस सर। अब देखो यहां पर, सुनना अच्छे से, ध्यान देना। अब ये अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट बोला है क्या सर? समझ में आ रहा है, लिमिटेड है मतलब पब्लिक कंपनी, और अनलिस्टेड है। तो मुझे बताइए, पेड अप शेयर कैपिटल 50 की लिमिट है, क्रॉस नहीं हुआ। सर मुझे एक बात बताइए, टर्नओवर 200 की लिमिट है, क्रॉस नहीं हुआ। पर सर जो आउटस्टैंडिंग लोन है ना, वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर के बारे में बात करता है। आउटस्टैंडिंग जो बोरोइंग है ना, सुनो ना बाबू, जो बोरोइंग है ना, ये जो बोरोइंग है ना, ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर के बारे में बात करता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सर यहां पर अगर 105 करोड़ इससे पहले क्रॉस हुआ है ना, 3-3 को, तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो ना। मैं क्या बोलूंगा सर? मैं ये बोलूंगा यहां पर कि इसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन लगेगा। बिकॉज सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या क्या मैंने बोलो? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात हो रही है ना? हाँ सर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाली बात यहां पर हो रही है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है साल भर में कभी भी अगर 100 करोड़ से ऊपर गया, तो उसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन लगेगा। ना कि हमको सिर्फ लास्ट डेट को चेक करना है। समझ में आया क्या बात को? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात है एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर। देखो जरा यहाँ पर क्या, और यहाँ पर फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट करता है, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो इसको क्रॉस करके रख देना आप यहाँ पर, इसको काट देना। और ये वाला देखो यहाँ पर, इस चीज को, सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कब लगता है? द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। आप यहां पर देखेंगे, बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो ना बाबू, कब? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्या मैंने बोलो? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगला, नेक्स्ट देखो क्या है यहां पर। अगला देखो क्या है यहां पर। सर इसका मतलब सर किसी भी समय अगर 100 करोड़ से एक्सीड करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? बोलो ना। सर यहां पर इंटरनल ऑडिटर लगेगा क्या? हाँ सर, इंटरनल ऑडिटर लगेगा। समझ में आया क्या बात है? बस इतना यहां पर बोला गया है। डन है जी? बोलो बोलो बोलो, डन है। ये लो, निपटाओ यहां पर। देखो जल्दी से, इसको कैंसल आउट ही कर दो। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो आ जाओ, ध्यान देना। चलो 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 सर, सुनो बात को, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मूनलाइट लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज अपॉइंट हैज, देखो लिस्टेड कंपनी बोल दिया, अपॉइंटेड मिस्टर तेजा चार्टर्ड अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑडिटर 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ता है क्या? हाँ सर करना पड़ता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो ना, एक सवाल पूछता हूँ ऐसे ही। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह लिखा होता सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड होता क्या? मुझे बताओ ना सर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जगह लिखा होता सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपॉइंट किया, तो क्या अपॉइंटमेंट वैलिड होता क्या? बोलो बोलो बोलो। ऑब्वियस सी बात है सर, नहीं होता, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सारे लोगों के पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे, ओआर को पास करेंगे, तब जाके आप अपॉइंट कर पाएंगे ऑडिटर को। एक अकेला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, आ जाओ सर अगला, नेक्स्ट सुनो। कहा गया अब कंक्लूजन ऑफ एजीएम, बराबर है, ओके सर। अब एट द एंड ऑफ एजीएम तेजा वाज रीअपॉइंटेड। अब फर्स्ट एजीएम एंड हुआ तो तेजा को रीअपॉइंट किया फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दैट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्सिक्वेंट ऑडिटर में 5 साल 10 साल वाली लिमिट है। फर्स्ट ऑडिटर को उस लिमिट के अंदर काउंट नहीं करना। आप ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट ऑडिटर ने 1 साल काम कर लिया तो अगली बार 5 साल के टेन्योर में 4 ही काम करो करके, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलोगे। ठीक है, आइए सर अगला, नेक्स्ट। एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट इन फॉलोइंग केसेस। पहला क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तेजा एट फर्स्ट एजीएम इन अबव सिचुएशन, ये भी सही है सर, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर नहीं है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लो। देखो क्या, एज पर सेक्शन नंबर 139(6)
फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने दिनों के अंदर बोलो बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर। और अगर ये फेल हो जाते हैं तो कौन अपॉइंट करते हैं? मैंने आपको बताया था सर, ये फेल होते हैं तो मेंबर्स को अपॉइंट करना पड़ता है 90 दिनों के अंदर, ठीक है ना? ओके सर, अगला सेक्शन नंबर 139 स्टेट्स दैट एवरी कंपनी द फर्स्ट एजीएम इट शैल अपॉइंट इंडिविजुअल और फर्म एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी हु शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम एंड thereafter till conclusion of every sixth AGM। फिर उसके बाद देखो क्या बोला, नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब शाल अपॉइंट और री अपॉइंट, क्या बोला बोलो, शाल अपॉइंट और री अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ज्यादा आप अपॉइंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब ये सर पहली चीज वैलिड है और दूसरी वाली चीज जो है ये तो सेपरेट है, तो ये भी चीज वैलिड होंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होंगी। देख लो एक बार, ये देखो ये भी वैलिड है ड्यू टू फैक्ट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर मेड बाय बीओडी सेपरेट अपॉइंटमेंट एंड द पीरियड सच अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल मिस्टर तेजा इज अपॉइंटेड एट फर्स्ट एजीएम फॉर द पीरियड टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। तो उस पीरियड में आपको पहले वाले पीरियड को काउंट नहीं करना है, इसलिए इसको मार्क करा है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, हालांकि जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे तब इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया था, तब इस टॉपिक के ऊपर एम्फेसिस दिया था। इसको लेके सेपरेटली प्रोविजन नहीं है, पर ये नॉर्मली कंक्लूजन निकलता है जब भी हम प्रोविजंस को पढ़ते हैं तब, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, देखो क्या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर XYZ लिमिटेड इज एन, क्या बोला देखो, XYZ लिमिटेड इज न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? CNAG अपॉइंट करता है। वो फेल हो गए तो बोर्ड, वो फेल हो गए तो मेंबर्स, बराबर है क्या? यस सर, ये कई बार हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। CAG 30 दिनों के, CAG 60 दिनों के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर, और मेंबर्स को फिर से यहां पर कितना दिया जाता है? 60 दिन का समय दिया जाता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं 30 नहीं 60 30 60। अगला नेक्स्ट देखो क्या, मिस्टर कमल इज अ ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ही हैज रिजाइंड ऑन 31 दिसंबर 2020 while the financial year of the company ends on 31 मार्च 21। अरे रे 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 रे, क्या बोला देखो, द मिस्टर कमल इज अ, क्या बोला सुनना बात को, द मिस्टर कमल इज अ ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड, जो क्या है बच्चों? एक गवर्नमेंट कंपनी है। उसने रिजाइन किया 31 दिसंबर 2020 को, फाइनेंशियल ईयर के एंड होता है 31। अब आपको बताना है यहां पर कि कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, और आपका आंसर क्या अलग होता अगर ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होती तो देखो सर, यहां पर कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है? गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNAG फिल करता है 30 दिनों के अंदर, और अगर वो नहीं कर पाता है तो आपको अगले 30 दिनों के अंदर बोर्ड को फिल करना पड़ता है। सर मान लो लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी होंगी तो इस केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी को 30 दिनों के अंदर फिल किया जाता है दोस्तों बोर्ड के द्वारा, और रेजिग्नेशन है तो अप्रूवल लगता है 3 महीनों के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। मतलब सर ये जो अप्रूवल है ना, रिकमेंड जनरल मीटिंग का अप्रूवल केवल और केवल नॉन गवर्नमेंट कंपनी में लगता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लगता है क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं लगता। क्या कहा मैंने? बोलो, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नहीं लगता, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या बात है आपको क्लियर? जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या ये भी बात है आपको क्लियर? चलो सर, तो अपन ने क्या मार्क किया? क्वेश्चन नंबर 9 को मार्क किया हम लोगों ने, और किसको मार्क किया? और कॉमन पार्टनर वाले इसको मार्क किया, और किसको मार्क किया क्या? और किसी को मार्क किया क्या? ये गवर्नमेंट कंपनी में यहां पर बात किया कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट और ये सारी चीजें होती है, तो फिर अपने को नीचे वाले क्वेश्चन को मार्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी तक अपन लोगों ने 3 ही क्वेश्चन को मार्क करते हुए चले हैं। आ जाओ अब अगला। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 140, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बाय गिविंग स्पेशल नोटिस। आइए जरा इसमें से कोई आधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लिख के। चलो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर सबसे पहला देखो क्या, Mr. Honest and auditor of MM Limited has colluded with company, मतलब कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने फ्रॉड किया। हाँ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्लाइड टू ट्राइब्यूनल फॉर द अफोरसेड फ्रॉड ऑफ मिस्टर ऑनेस्ट।
state the provision of Companies Act regarding the steps that shall be taken by tribunal when it finds that auditor of the company has abated या colluded in fraud। तो इस केस के अंदर क्या स्टेप्स यहां पर लिए जाएंगे उसके बारे में आपको क्या करना है बच्चों, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। क्या करना है बोलो बच्चों, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, आइए सर इसको लिखेंगे। चलो बच्चों, चलिए आइए आंसर को लिखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ, आंसर नंबर 11, एक्ट एप्लीकेबल। अब जबरदस्ती सबसेक्शन लिखने में मत जाना, सिर्फ सेक्शन लिखना। सेक्शन नंबर 140 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिर्फ इतना लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। कहीं गलती से सबसेक्शन गलत हो गया तो अच्छे खासे जो नंबर मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए अगला लिखो यहां पर। प्रोविजन पहला, ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन और सियोमोटो ट्राइब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन और सियोमोटो comma if satisfied that auditor of company has abated or colluded in fraud, abated or colluded in fraud, then it may direct company to change its auditors, it may direct company to change its auditor। दूसरा if application is made by central government, then tribunal may ask central government to change auditor within 15 days after receipt, within 15 days after receipt of application, डन। आ जाओ, अब क्वेश्चन में क्या बोला था लिखो यहां पर। अब लिखो कंक्लूजन एंड एनालिसिस। क्या मैं फैक्ट ऑफ द केस को अलग लिख सकता हूं? लिख सकते हो, ये जब प्रेजेंटेशन का एक तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए लिखो यहां पर
सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट company to change auditor or itself will appoint another person in place of Mr. Honest. In place of Mr. Honest. In place of Mr. Honest, as he has abated in fraud. As he has abated in fraud. डन है जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर 12. AB and Associates, a firm of chartered accountant, was reappointed as auditor at AGM of X Limited. देखो क्या AB and Associates को यहाँ पर क्या किया बच्चों, आपने अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर, ठीक है ना, और reappointed as an auditor on AGM held on 30/9/19. However, the board of directors recommended to remove them before the expiry of term by passing a resolution in board meeting held on 31/3/20. Subsequently, having given their consideration to board recommendation, AB and Associates were removed at general meeting by passing SR. सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब इन्होंने क्या किया, पहले SR पास कर दिया और अब बोले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे. अब explain the provisions of removal of second and subsequent auditor. Examine the validity of removal of AB and Associates by X Limited under the provision. मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे किसी भी ऑडिटर को रिमूव करना है तो सबसे पहले स्पेशल नोटिस आना चाहिए, फिर दूसरा बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए, फिर तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के बाद 60 दिनों के अंदर एसआर पास करना चाहिए एजीएम के अंदर, एंड तब जाके मैं ऑडिटर को रिमूव कर सकता हूं. पर यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर इन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन किया, एसआर पास किया और उसके बाद सीधा ऑडिटर को निकाल डाला. क्या ऐसा चल सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता. पहले क्या लगेगा, बोलो जल्दी से मुझे. सर पहले तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना. यहां पर आपने अलग ही कुछ तो भी झोल झाल से कर दिया. आ जाओ सेक्शन नंबर 140 prescribes procedure for removal of auditor unless the section 141 the auditor appointed under section 139 may be removed from the office before the expiry of his term only by SR of the company. लेकिन देखो क्या, after obtaining previous approval of central government. भैया आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? हाँ जी हाँ, लेना पड़ेगा. अब देखो, from this subsection it is clear that approval of central government shall be taken first and thereafter SR should be passed, provided that before taking any action in subsection 1 auditor concerned shall be given reasonable opportunity of being heard. अब यहां पर फॉलोइंग स्टेप्स लेना पड़ता है कि एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर इन एडीटी 2, जिसके साथ फीस दोगे. फिर एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट जब से 30 दिनों के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया है, और जो कंपनी है वो होल्ड करेंगी जनरल मीटिंग को 60 डेज के अंदर जब से सीजी का अप्रूवल आया है. तो इसका मतलब सर यहां पर जो डिसीजन है एबी एंड एसोसिएट्स को रिमूव करने का, क्या वो वैलिड है क्या? नहीं सर, वो वैलिड नहीं है यहां पर, क्योंकि अप्रूवल आपको पहले लेना पड़ता है एज कंपेयर टू पासिंग एसआर. सर इसको भी मार्क करके रख दो, स्टार मार्क करके इसको रख देना, इसको स्टार मार्क करके रख देना. ठीक है, गॉट इट एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क नहीं किया, 12 को मार्क किया, क्योंकि 12 में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 11 में दिमाग नहीं लगाना है बेटा. ठीक है, आइए अगला सेक्शन नंबर 141 देखो. यहां पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. देखो क्या बोल रहा है यहां पर, ये सुनो बात को. हाँ, मिस्टर राम, क्या गया, मिस्टर राम अ ब्रदर ऑफ सीए श्याम. देखो यहां पर क्लियर कट देके रखा है, अगर किसी और पर्सन के बारे में बात करना होगा तो मिस्टर राम अ ब्रदर ऑफ सीए श्याम a practicing CA acquired securities in Messrs School having market, देखो मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों, 1,20,000, पर फेस वैल्यू कितना है 95,000. मुझे बताइए सीए शाम क्वालिफाइड रहेगा या डिस्क्वालिफाइड? विदाउट आंसर देके बताओ, क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड? सर क्वालिफाइड रहेगा. क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू अगर ₹1,00,000 से कम है तो मैं बोलूंगा क्वालिफाइड रहेगा, अगर रिलेटिव होल्ड करता है तो. और यहां पर रिलेटिव होल्ड करके रखा है क्या? एस. लेकिन मुझे बताओ यही सिक्योरिटीज अगर शाम अपने आप में रखता, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, शाम अगर होल्ड करके रखता तो सर उस केस में वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता, क्योंकि पर्सन या उसका पार्टनर ₹1 की भी सिक्योरिटीज को कंपनी के अंदर होल्ड नहीं कर सकता जिसका वो ऑडिट करने वाला है. मैं चाहता हूं आप इस आंसर को पढ़ लो एक बार.
जल्दी से इस आंसर को पढ़ लो एक बार, होने के बाद डन लिखो, फिर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा। चलो चलो डन। आइए दोस्तों, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन। एग्जामाइन द फॉलोइंग सिचुएशन इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Mr. Ayush, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of X Limited in AGM of the company held on September 2018, in which he accepted the assignment. In January 18, he joined B as a partner for the consultancy firm of Mr. B. Mr. B is also working as a finance executive in X Limited. अब दोस्तों सुनो ना, यहां पर क्या बोल के रखा है सर, यहां पर बोल के रखा है कि जो बी है ना वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। बच्चों, किसका फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है? कंपनी का फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या अगर सुनो ना, अगर कोई एलिजिबल पर्सन है, सुनो, अगर कोई एलिजिबल पर्सन है, अगर वो उसका पार्टनर या वो जिसके एम्प्लॉयमेंट में वो पर्सन अगर क्या होता है, ऑफिसर या एम्प्लॉय होता है दोस्तों कंपनी का, तो मैं भी क्या डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा? कि बिल्कुल याद है आपको ऐश्वर्या और शेरा वाला एग्जांपल था इसके अंदर। बोलो ना सर, ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है मतलब कंपनी का एम्प्लॉय है, और अगर मैं कंपनी के एम्प्लॉय का पार्टनर रहता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? बोलो बच्चों, डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। देखिए क्या लिखा है आंसर के अंदर सर, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी क्या कहता है? देखो, ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। क्या कहा मैंने? बोलो, जो पार्टनर है या एम्प्लॉयमेंट में ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी को सर हम उसको क्या कर देंगे? डिस्क्वालिफाइड कर देंगे दोस्तों एक्ट से। अब सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है यहां पर कि ऑडिटर हु बिकम सब्जेक्ट, देखो, हु बिकम सब्जेक्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वेकेट करना पड़ेगा दोस्तों ऑफिस को। क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी से, उसको वेकेट करना पड़ेगा दोस्तों ऑफिस को। इस चीज का आपको क्या रखना है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो आयुष है, क्या वो यहां पर बन पाएगा क्या ऑडिटर? नहीं सर, देखो वो ऑडिटर नहीं बन पाएगा। मतलब वो जो पहले ऑडिटर बन गया है, पर बाद में अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन को अट्रैक्ट करता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी यानी कि उसको ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ऑलराइट सर, अगला। मिस्टर अभी इज अ प्रैक्टिसिंग सीए, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज इन अभिमान लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1000। मुझे बताइए अभी क्या क्वालिफाइड होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन अगर खुद सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, फिर वो 1 रुपए की भी क्यों ना हो, वो क्या डिस्क्वालिफाइड बन जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देख लो पटाख से, पटाख से देख लो इस चीज को, जल्दी से देख लो इस चीज को। चलो डन है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? न्यू लिमिटेड अपॉइंटेड इंडिविजुअल फर्म नरेश एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी एट एजीएम हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को इनको अपॉइंट किया। अब आगे क्या? मिस रीना, वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश, इन्वेस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख इन न्यू लिमिटेड on 15 October 19, but Naresh and company continue to function as statutory auditor of the company. Advise Naresh and company on the continuation of such appointment. तो देखो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सब क्लॉज, यहाँ पर क्लॉज डी सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि एक पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर अगर किसी भी कैश प्लस 1 में अगर होल्ड करता है सिक्योरिटीज के अंदर, तो वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड होता है। पर रिलेटिव के केस में बोल के रखा है यहाँ पर कि फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, यानी कि एग्जैक्ट
एग्जैक्ट 1 लाख तो लिमिट के अंदर होता है क्या? हाँ सर, एग्जैक्ट 1 लाख रहा, एग्जैक्ट 1 लाख रहा तो ये विद इन लिमिट होने वाला है, इसको स्टार मार्क कर दो। ठीक है, आइए अगला। फिर अब देखो क्या फर्दर सबसेक्शन 4 क्या कहता है, मान लो अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है तो आपको कैजुअल वैकेंसी करना पड़ेगा बच्चों। तो इस केस के अंदर क्या कैजुअल वैकेंसी अराइज होंगी? क्या नहीं होंगी सर, क्यों? क्योंकि ये विद इन लिमिट के अंदर है। क्या? हाँ सर, ये विद इन के लिमिट के अंदर है, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यू कर सकते हैं क्या ऑफिस को? हाँ सर, ये कंटिन्यू कर सकता है एज अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर को। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो 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 जल्दी से। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी नहीं, आप ही कर लो, आप ही कर लो, क्योंकि देखो सीता वाइफ है अर्जुन की, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनी की, जिन्होंने शेयर्स खरीदा फेस वैल्यू 75,000 के 15 मार्च को, सीए अर्जुन ने इशू कर दिया ऑडिट रिपोर्ट 25 अप्रैल को। अब आपको वैलिडिटी बताना है बच्चों की, क्या सही है? क्या बिल्कुल सही है, 1 लाख तक होल्ड कर सकते हैं। सर आपका आंसर क्या होता कि अगर फेस वैल्यू 1.5 लाख होती है और मार्केट वैल्यू 95,000, तब वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता बच्चों, और फिर इस केस के अंदर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती। इसको कैंसिल कर देना, इसको कैंसिल, मतलब कैंसिल क्या करना है, बाद में भी इसको मत पढ़ना, इसके लिए मैं आपको कैंसिल करवा रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर लिमिट के ऊपर गए तो फिर 60 डेज के अंदर करेक्टिव एक्शन है, वो तो पता ही है। अब अगला ध्यान दो, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर फॉर द कंपनी एज पर द प्रोविजन। मिस्टर प्रकाश इज अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड मिस्टर आकाश हु इज अ रिलेटिव ऑफ प्रकाश इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड, फेस वैल्यू जिसका 70,000 है और मार्केट वैल्यू 1,10,000। क्या प्रकाश को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, काट दो इसको भी। अगला, रमेश इज अ प्रैक्टिसिंग सीए इंडेप्टेड, इंडेप्टेड का पहला पॉइंट आ रहा है, टू एमएनपी फॉर 6 लाख रुपए। कितने का बोलो बच्चों? 6 लाख रुपए, 5 लाख से ज्यादा है। अब डायरेक्टर्स ऑफ एमएनपी वांट टू अपॉइंट मिस्टर रमेश, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, क्यों? अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव अगर कैश प्लस वन कंपनी के अंदर 5 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट के लिए दोस्तों अगर इंडेप्टेड होते हैं 5 लाख रुपए से ज्यादा, तो उस केस के अंदर जो एलिजिबल पर्सन है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। मतलब मैं बोलूंगा रमेश डिस्क्वालीफाइड। क्या क्या मैंने बोलो? रमेश डिस्क्वालीफाइड। रमेश को अपॉइंट कर पाएंगे क्या? नहीं। अगला, मिसेस के विजय, अरे सिर्फ के लिख देते भाई, विजय क्या लिखने की जरूरत थी? अगला, स्पाउस ऑफ एम मिस्टर कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ स्टोर कीपर। क्या है बोलो बच्चों? स्टोर कीपर एट पीआरसी लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पीआरसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मिस्टर कुमार एज द ऑडिटर। कर सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि देखो स्टोर कीपर है, इसका मतलब ये तो एम्प्लॉय हुई। अरे बोलो ना, क्या हुई यहाँ पर? एम्प्लॉय हुई। तो ऐसे केस के अंदर चल जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। समझना ना, ये तो चल जाएंगे, क्योंकि देखो ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाइड होता है बच्चों? जब एक, सुनना ना, ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाइड होगा? जब जिस पर्सन का रिलेटिव अगर क्या हो, रिलेटिव अगर डायरेक्टर, सुनना बात को, अगर रिलेटिव जो है ना वो डायरेक्टर हो या एम्प्लॉयड एज डायरेक्टर हो या केएमपी हो। पर स्टोर कीपर क्या डायरेक्टर के रिलेट इसमें आता है क्या? नहीं। स्टोर कीपर मतलब स्टोर्स को मैनेज करने वाली एक व्यक्ति, आप ऐसा समझो यहां पर। तो इस केस में वो डायरेक्टर नहीं है, और डायरेक्टर नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? मैं यहां पर ये बोलूंगा कि इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे हम अपॉइंट कर पाएंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल अपॉइंट कर पाएंगे, यानी कि एम कुमार यहां पर क्या नहीं होगा बच्चों? डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। इसको भी मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो। बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आ जाओ अगला, आ जाओ अगला। नेक्स्ट, चलो फिर बोला है क्या एलएलपी को आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर, इन तीनों को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? एक कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो? नहीं सर, एक कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि एलएलपी को आप यहां पर अपॉइंट कर सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एलएलपी नहीं आता। बॉडी कॉर्पोरेट को आप अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, पर बॉडी कॉर्पोरेट से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस का मतलब होता है एलएलपी एक्ट 2008। ओके, अगला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। देखो क्या एडवाइस, अब आपको आपसे पूछ रहे हैं, आपसे एडवाइस मांग रहे बेटा, क्या बात है? कहा चले गए? अरे भाई एडवाइस था ना, हाँ ये एडवाइस एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मिस्टर शोविक, अ प्रैक्टिसिंग सीएस बिजनेस रिलेशनशिप विद प्रिमस होटल्स लिमिटेड। होटल यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मिस्टर शोविक एट सेम प्राइस एज चार्ज फ्रॉम अदर कस्टमर। और सेम प्राइस चार्ज फ्रॉम अदर कस्टमर का मतलब होता है कौन सी प्राइस है बोलो बच्चों? आर्म लेंथ प्राइस है, एमआरपी है।
चलता है क्या? हाँ सर चलता है। तो आर्म लेंथ प्राइस पर अगर मैं रेगुलर ओसीबी में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मैं आर्म लेंथ प्राइस पर अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज देता हूं तो उसको बिजनेस रिलेशनशिप मानते हैं क्या? नहीं सर नहीं मानते। तो उस केस के अंदर शौविक यहां पर एलिजिबल रहेगा क्या? हाँ सर शौविक यहां पर एलिजिबल रहेगा। क्या आपको बातें क्लियर है? बोलो ना, क्या आपको बातें क्लियर है? एलडीआर मार्क करो और मेरे साथ लिखना चालू करो। मेरे साथ लिखना चालू करेंगे इस आंसर को फटाफट 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 फटाफट। आ जाओ जल्दी से। चलो आंसर नंबर कौन सा है अपना? 18 19 कुछ होगा, कितना है? 19 ही है शायद, मैं ही देख लेता हूं। हाँ 19 है। चलो फिर एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन। पहला पहला a person or a firm, a person or a firm who whether directly or indirectly, a person or a firm, a person or a firm who whether directly or indirectly has business relationship with with company, subsidiary, holding associates or subsidiary of such holding or associate, GC+1। याद आया क्या? GC+1 shall not be eligible for appointment as auditor, for appointment as auditor डन। नेक्स्ट सेकंड, कितना हुआ आपका? बोलो जल्दी से मुझे, कितना हुआ आपका? तो यार ये गला अलग बैठा हुआ है यार, 2 दिन से इरिटेट हो रहा है मुझे। चलिए आइए अगला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट देखो, द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप shall include any transaction entered for commercial purpose except a छुट्टी कर दो सर, रेस्ट कर लो आप, रिकॉर्डेड दे दो। हाँ ये भी सही ऑप्शन है, पर अभी लाइव ले लेता हूं, ठीक है, बाद में कल का लेक्चर देखेंगे। आओ पहला ए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन which are commercial transaction which are in nature of professional services। ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन which are in nature of professional services rendered by auditor and are permitted under CA Act 1949। B, next
नेक्स्ट बी, commercial transaction which are in ordinary course of business, which are in ordinary course of business and and at arm's length price, and at arm's length price. डन है? बोलो जल्दी से, डन है? यस। अब लिखो यहां पर, इन गिवन केस, कंक्लूजन में, इन गिवन केस शौविक has entered into transaction with Primus Hotel at arm's length price, so he can be appointed as auditor. चलो आगे बढ़े क्या? बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चले क्या? यस, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपने मार्क किया इसको, एलडीआर मार्क कर दिया ना आपने इसको। चलो सर आ जाओ अगला। गजेंद्र लिमिटेड was incorporated in 1995 in the town of Alwar. Its main business is manufacturing tiles. It is the process of appointing statutory auditor for financial year 21-22. Advise whether the following person are qualified to be appointed as an auditor of Gajendra. Maninder, a qualified CA, holds equity share of nominal value. नहीं हो सकता। दूसरा, Dinesh, a qualified CA whose son owes Gajendra sum of 99,000. चल जाएगा सर, क्योंकि इंडेप्शन रहता भी अगर मान लो तीनों के द्वारा, तीनों मतलब कौन, क्वालिफाइड पर्सन, पार्टनर या रिलेटिव, तो 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 99,000 है। अगला, राजेंद्र, अ क्वालिफाइड सीए हैज बीन कन्विक्टेड इन द ईयर 2005 बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। तो वहां से 10 साल हो गए क्या? 2015, अभी क्या ईयर चल रहा है? 21-22। तो सर आप इसको अपॉइंट कर पाएंगे क्या? हाँ सर, आप इसको अपॉइंट कर पाएंगे। दन दना दन दन। बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? देख लो, पढ़ लो फटाफट फटाफट जल्दी से। और ये जो आखिरी वाला है ना, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, इसको स्टार मार्क कर दो, इसको स्टार मार्क करके यहां पर स्टार मार्क कर लो। बाकी दो तो सिंपल बड़े सिंपल है। चलो चलो रेडी जी, क्या आगे बढ़े क्या? बोल नहीं रहे आप, कुछ तो बोलो। चलिए आइए अगला, आ जाओ। देखो मिसलेनियस, ध्यान देना यहां पर, सुन रहे हो ना आप लोग, मैं कुछ कह रहा हूं? हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 21। The board of directors of A Limited requested its statutory auditor to accept assignment of designing and implementation of suitable financial information system to strengthen internal control mechanism of the company. How will you approach this proposal as a statutory auditor of A Limited, taking into account the consequences, if any, of accepting proposal? दोस्तों मुझे बताइए, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर कंपनी को, उसकी होल्डिंग को या उसके सब्सिडरी को सेक्शन नंबर 144 की सर्विसेज देता है, तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होता है क्या? हाँ सर।
और मान लो अगर मैं पहले मैं ऑडिटर हूं और मैं वो डिस्क्वालिफिकेशन वाली सर्विसेज दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, बराबर है क्या। सेक्शन नंबर 144 में 9 सर्विसेज दी है, क्या उस 9 सर्विसेज के अंदर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सूटेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आता है क्या? हाँ सर आता है, आता है तो किस्सा खत्म। चलो सर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144, ऑडिटर ऑफ कंपनी अपॉइंटेड shall provide to company only such other services as approved by BOD or audit committee as the case may be, but such services shall not include designing and implementation of financial information system। अब सर अगर ऑडिटर यहां पर अपॉइंट कर लेता है ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज को, तो इस केस के अंदर ऑडिटर फिर ऑडिटर के तौर पर नहीं रह पाएगा, कैजुअल वैकेंसी हो जाएंगी। इसलिए हम उसको यही एडवाइस करेंगे, भैया ऐसे काम मत लियो ना, भैया ऐसे काम बिल्कुल भी मत लो। हम ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, PKC Limited wants to appoint Mr. Praveen Kumar, a practicing CA statutory auditor, and ask the proposed auditor to give certificate। इसको तो मार्क कर ही दो, इंपॉर्टेंट, to give certificate। What are the contents of certificate? देखो अब आपको contents of certificate में 4 बातें आती है। सबसे पहला कि इंडिविजुअल या फर्म जो है ना वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब आपको सेक्शन, मतलब आपको ये बोलना है कि जो सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 है ना उसके अंदर जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो मेरे ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ऐसा पहला पॉइंट कह रहा है। अब आपको चारों बातें समझ में आएंगी। दूसरा, सर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट टर्म के हिसाब से 5 साल 10 साल। सर अपॉइंटमेंट जो है वो एज पर लिमिट के हिसाब से, यानी कि 20 की जो लिमिट है बच्चों, याद आ रही है 20 की लिमिट, जिसमें ओपीसी स्मॉल कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है उसको इंक्लूड नहीं करते, बराबर ना। और सर हमारे फर्म के खिलाफ कोई भी जो लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट द ऑडिटर एंड ऑडिट फर्म, जो भी प्रोफेशनल मैटर्स वगैरह मिसकंडक्ट पड़े हुए हैं वो क्या है बच्चों? ट्रू एंड करेक्ट है। मतलब जो आपको प्रोफेशनल, जो भी आपको आपके खिलाफ मैटर्स चल रहे हैं वो आपको ट्रू एंड करेक्ट तरीके से क्या करना होगा बच्चों? बताना पड़ेगा। किसके अंदर? उस सर्टिफिकेट के अंदर। तो अकॉर्डिंगली प्रवीण कुमार को यह सर्टिफिकेट देना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना है। डन है? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट यहां तक? बोलो जी बोलो, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट यहां तक? यहां तक? डन? चलो क्या मैं आगे बढ़ू अभी? बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ू यहां पर? आइए दोस्तों अब देखो क्या, लेमन एंड कंपनी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अ limited liability partnership firm with CALMN as partners is a statutory auditor of listed company। क्या बोलो बच्चों? ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी के। मेसर्स बिग लिमिटेड फॉर पास्ट 6 years एज ऑन 1/4/2014, पिछले 6 सालों से बच्चों ये क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर है लिस्टेड कंपनी के। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मतलब नई नई जब यहां पर जब ट्रांजिशन फेज था तो बोला कि आपको 3 साल का समय दिया जाएगा एक्ट को कंप्लाई करने के लिए। एक्ट के हिसाब से और 4 साल ऑडिट कर सकते हैं, पर अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन प्रोविजन के हिसाब से 3 साल, तो हम यहां पर कितना कर पाएंगे? और 4 साल तो अभी भी कर सकते हैं। तो देखो अप टू हाउ मेनी इयर्स लेमन एंड कंपनी कैन कंटिन्यू एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? 4 years के लिए, बराबर। अगला, व्हाट शैल बी द कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर लेमन एंड कंपनी विद रिस्पेक्ट टू बिग लिमिटेड? 5 साल का कूलिंग पीरियड होता है। अगला, कैन ड्यू एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? देखो क्या बोला, सीएएम पार्टनर था ड्यू एंड कंपनी के अंदर, मतलब कि कॉमन पार्टनर है, तो आप ड्यू एंड कंपनी को अपॉइंट कर पाएंगे क्या? कूलिंग ऑफ में नहीं। कैन लेमन एंड कंपनी बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर ऑफ बिग लिमिटेड एंड इट्स अनदर लिस्टेड सब्सिडरी डार्क लिमिटेड ड्यूरिंग सच कूलिंग ऑफ पीरियड? यस बेटा, इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कूलिंग ऑफ पीरियड में एक कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर जिसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोला जाता है उसको लेके रिस्ट्रिक्शन है। क्या मैं इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं क्या? हाँ दोस्तों, मैं इंटरनल ऑडिटर बन सकता हूं। किसके अंदर? इस कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर। समझ में आया क्या? तो इसके अंदर इकलौता जो फोर्थ क्वेश्चन है वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एज सच क्वेश्चन की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल फोर्थ सबसेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे। यस, तो इसके अंदर क्या बोल के रखा है कि सर आप उनको अपॉइंट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर अपॉइंट कर पाएंगे। समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो। गॉट इट? देखो, कूलिंग ऑफ पीरियड शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इंटरनल ऑडिटर। तो इसको मार्क कर दो, टू इंटरनल ऑडिटर। और एक बार पूरे आंसर को गो थ्रू करो।
सर ये पूछने के चांसेस है नहीं, तो दिया क्यों क्वेश्चन बैंक में? ये लास्ट क्वेश्चन के कारण मेरे को देना पड़ा। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये क्वेश्चन अब ट्रांजिटरी प्रोविजन तो अब तक एप्लीकेबल ही नहीं है ना, अब तक तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ट्रांजिटरी प्रोविजन हो गया 2014 में आए थे, 3 साल 2017 तक बहुत हो गया वैलिड होगा। कोई कोई कंपनीज के केस में बहुत हो गया 2020 तक एप्लीकेबल होगा, वो 6 साल 7 साल ज्यादा साल के क्राइटेरिया के लिए, पर अब तो कोई काम ही नहीं है उसका। पर ये आखिरी वाली चीज डालने के लिए पूरा क्वेश्चन डालना पड़ा हमको, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको मार्क कर लेना। चले अगला, क्या हम अगला बढ़े क्या? ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, क्या हम अगला बढ़े? बोलो बोलो बोलो। आइए देखो अगला क्वेश्चन। स्टेट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन साइन करता है बच्चों? तो देखो, जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया एज ऑडिटर वो साइन करेगा और सर्टिफाई करेगा यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट को। इसके अलावा सर जो भी, अगर मान लो कोई फर्म है तो फर्म के अंदर भी आपको क्वालिफाइड पर्सन ही साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट को। अब सर जो भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग जिसका एडवर्स इंपैक्ट है फंक्शनिंग ऑफ कंपनी के ऊपर, वो सर आपको रीड करना पड़ेगा कंपनी के जनरल मीटिंग के अंदर, और इसको एंड इट शैल बी ओपन फॉर ऑल द मेंबर कि इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अगला, नेक्स्ट। ये इसको मार्क मत करो क्योंकि इससे रिलेटेड नीचे एक बहुत अच्छा सवाल आने वाला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25। एग्जामिन द वैलिडिटी विद फॉलोइंग रेफरेंस। डॉन लिमिटेड एज अपॉइंटेड इंडिविजुअल फर्म नैट एंड कंपनी। इंडिविजुअल बोल दिया, समझ जाना बात को। फिर अगला, चार्टेड अकाउंटेंट्स एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी एट एजीएम हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2017। मिसेस कैट, अ वाइफ ऑफ मिस्टर नैट, इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख ऑन 15 अक्टूबर, बट नैट एंड कंपनी कंटिन्यू। हाँ सर वो कंटिन्यू कर सकती है, भले एग्जैक्ट 1 लाख को हमने ऑलरेडी ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दिया है इसको। अगला, सुरेश इज अ सीए, वॉज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबी लिमिटेड एज फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। The company general meeting removed Mr. Suresh without seeking approval of central government and appointed Mr. Gupta as an auditor in that place. क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? सर अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो आपको पता है लंबी चौड़ी स्टेप्स होती है। बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको 60 दिनों के अंदर एजीएम में अप्रूवल लेना पड़ता है बाय मींस ऑफ एसआर, एंड उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो। क्या ये रिमूवल इनवैलिड हुआ क्या? हाँ सर ये रिमूवल बिल्कुल बिल्कुल इनवैलिड हुआ। इसको भी मैं मार्क नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपन ने इसको भी स्टार मार्क करके ऊपर रख दिया। याद है वो पूरी प्रोसीजर रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ ऑडिटर, जहां पर उन्होंने एसआर को पहले पास कर लिया था और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी को भेजा था। यस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, एक बार कॉन्सेप्ट कवर हो गया इंपॉर्टेंट में, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। आओ आओ आओ, सुनो 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 दोस्तों, ध्यान देना, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर अगला, जॉनसन लिमिटेड गोज ऑफ द पब्लिक इशू ऑफ इट्स शेयर्स। क्या क्या बोलो जल्दी से? जॉनसन लिमिटेड वो पब्लिक इशू, ये चैप्टर नंबर 9 का सवाल गलती से यहां पर आ गया है, ठीक है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, the default was committed with respect to allotment of share by the officers of the company। default कर दिया officer of the company ने। there were no managing director or whole time director or other officer designated by both with responsibility of complying provision, तो हम लोग बोलेंगे all directors liable। स्टेट करो कि कौन पर्सन यहां पर कंसिडर्ड होगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर। तो देखो सर सेक्शन नंबर 139 डील करता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को लेके, और ये बोलता है यहां पर कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप लोगों ने यहां पर फाइल करना चाहिए। अदरवाइज कंपनी या जो ऑफिसर है ना वो डिफॉल्ट होंगे यहां पर पेनल्टी के लिए, और पेनल्टी का अमाउंट देके रखा है 1000 रुपए फॉर ईच डे, और कब तक? मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपए, ठीक है। ओके सर, अगला अब देखो क्या, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए याद करना। ये वाली चीज को अपन ने स्टार मार्क भी किया था कि जब होल टाइम डायरेक्टर केएमपी या जहां पर ये लोग नहीं होते हैं तो जितने भी सारे के सारे डायरेक्टर्स बनते हैं ये लोग क्या बन जाते हैं बच्चों? यहां पर ये लोग रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ठीक है। आइए अब देखो क्या सर,
for the purpose of provision of act when enacts with an officer of the company who is in default shall be penalty and punishment by way of imprisonment, fine and otherwise means any of the following officers. मतलब इन्होंने ऑफिसर इन डिफॉल्ट के नाम डाले, पर सिंस अभी तक हमने ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बारे में नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इस केस के अंदर मैं इस चीज को अभी आपको रीड नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन के बारे में कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। सर चैप्टर नंबर 1 कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर नंबर 11 हो जाएगा, तो उसके बाद एक दिन के अंदर अपने को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन है, कुछ कीवर्ड्स है, वो अपने को यहां पर देख लेना है। ओके सर, आ जाओ। अब मैं क्रक्स लाइन पढ़ाता हूं आपको कि सर जहां पर इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं होता है, वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बच्चों, ऑल डायरेक्टर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोलो जल्दी से मुझे, ऑल डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आया क्या, क्या आपको ये बातें क्लियर है? यस सर। आ जाओ अगला, अगला क्वेश्चन देखो और वाला। मिस्टर लॉरियल a shareholder in a hardly limited a listed company desires to inspect, ये शेयर होल्डर है, ये इंस्पेक्ट करना चाहता है मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग एंड कॉपी ऑफ सम रेजोल्यूशन। अब आपको बताना है कि क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्या वो ऑथराइज कर सकता है अपने दोस्त को कि इंस्पेक्ट कर मिनट्स बुक को मेरे बिहाफ में करके। तो मिनट्स बुक के इंस्पेक्शन से रिलेटेड सवाल है, सेक्शन नंबर 119 का, जो अगेन चैप्टर नंबर 9 का सवाल है। यहां पर देखो क्या कि सर मिनट्स बुक को अगर आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर बेटा लॉरियल जो है ये इंस्पेक्ट कर सकता है, और वो सॉफ्ट कॉपीज भी मांग सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में पिछले 3 साल में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या है सर, यहां पर कोई भी दूसरा पर्सन ऑथराइज है क्या मिनट्स बुक के लिए? नहीं सर। इसका मतलब लॉरियल यहां पर अपने फ्रेंड को ऑथराइज कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। आप प्रोविजन पढ़ेंगे सर, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होते हैं मेंबर्स के लिए बच्चों, विदाउट एनी चार्ज, बिजनेस आवर्स के अंदर। हालांकि बिजनेस आवर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, पर 2 घंटे से कम नहीं हो सकता। अब मेंबर जब भी बच्चों, मेंबर शैल बी एंटाइटल्ड टू फर्निश विद इन 7 डेज, जब से उसने रिक्वेस्ट किया है कंपनी को और पैसा दिया है ना, तो उसको 7 दिनों के अंदर कॉपी मिल जानी चाहिए किसकी, मिनट्स ऑफ मीटिंग की। तो इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी यहां पर पिछले 3 सालों की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और अपने दोस्त को बुलाने देंगे क्या? नहीं सर, दोस्त को नहीं बुलाने देंगे। एक काम करो, ये वाली चीज को फिर से यहां पर स्टार मार्क करके रख दो। आप मार्क मत करना, ये मैंने मेरे लिए मार्क किया अगले एडिशन के हिसाब से कुछ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो दोस्तों, क्या आइए सर, नेक्स्ट बुक के लिए आप क्वेश्चन बैंक में भी कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हो, उससे और ज्यादा हेल्प है। मतलब अपने को कुछ करना नहीं है ना, अपने को सिर्फ आयता खाना है, कुछ नहीं करना है भाई। अब मैं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बुक को कर सकता हूं तो क्या मैं क्वेश्चन बैंक को नहीं कर सकता क्या? कभी भी कर सकता भाई, लेकिन कुछ तो एफर्ट्स आप लोगे ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई आपको। आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो तो कैसे चलेगा भाई? सिर्फ कीवर्ड्स तब समझेंगे बच्चों जब रिवीजन होता है, और रिवीजन ही नहीं हुआ है, पढ़ाई नहीं है, तो क्या कीवर्ड्स फिर? तब बहुत ही हो गया ये तो, है ना। बस यही बचा है कि सर पेपर, मेरे को तो लग रहा है भाई इस बार ऑडिट में इंस्टीट्यूट ऐसा लेटाएंगे ना बच्चों को, बोले बहुत अभी ज्यादा कर रहे हैं ना इंस्टीट्यूट को, अटेम्प्ट लगे करके ऑडिट का पेपर लेने के लिए, है ना, बहुत चल रहा है ना। अब आप देखो ऐसा पेपर देंगे ना भाई, मैं मजाक नहीं, और रूह कांप जाएंगी बच्चों की, है ना। मतलब झूठ नहीं बोल रहा मैं आपको, ये अटेम्प्ट वाले तो चलो ठीक है, अगले वाले अटेम्प्ट भी डर जाएंगे भाई साहब, ये क्या पेपर दे दिया, बोले भगवान प्लीज 1.5 दिन का ज्यादा छुट्टी नहीं देना, है ना। चलो सर आप भी पेपर दे के आओ, मैंने तो दे दिया ना बेटा। चलो आओ, चलो 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 दोस्तों ध्यान दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, बस खत्म है, आखिरी 2 सवाल बचे। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड मिस्टर आकाश सीए एज फर्स्ट ऑडिटर। नहीं कर सकते सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है 30 दिनों के अंदर। सिंगल सिंगल डायरेक्टर कर सकता है क्या? नहीं सर, सिंगल डायरेक्टर नहीं कर सकता। पढ़ लो जल्दी से, पढ़ो जल्दी से, और इसको मार्क कर दो, और इसको मार्क कर दो। चलो जल्दी से, हो गया ना। 25 कर दिया ना देव मंसल अपन ने, 25 को तो कट ही कर दिया मैंने पूरा। चलो आगे बढ़े क्या? पढ़ो 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 जल्दी से, हुआ क्या?
चलो भाई, इस बार लेकिन कमाल का किया इंस्टीट्यूट ने, हाँ। जितने भी लोग हैं, मतलब नो ऑफेंस टू दैट, बट जितने भी लोगों ने एबीसी एनालिसिस, ये कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, भाई इंस्टीट्यूट ने पूरा सी से पेपर दे दिया। पूरा पेपर सी से निकाल दिया भाई। फाउंडेशन का भी ऐसा ही किया इन्होंने इस बार, मतलब खतरनाक किया भाई, मजा आ गया। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी था जो पढ़ के गए होंगे, लेकिन जिसने एक बार भी शिद्दत से पढ़ा होगा ना भाई, कल वो फाउंडेशन के पेपर में मजा आ गया होगा उसको। फिर क्या होता है, बच्चे पढ़ते नहीं, फिर उसके बाद अरे इंस्टीट्यूट ने एक कमेंट क्या करता पता है क्या, सर इंस्टीट्यूट को ध्यान रखना चाहिए ना, बोले इतना लेंदी पेपर कोई देता है क्या। फिर मैं भी डाला उसके अंदर, बात तो सही है बेटा, एक दो क्वेश्चन ही देना चाहिए पूरे पेपर में यार, मतलब ये छह छह क्वेश्चन कोई देता है क्या यार, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, चीटिंग है यार ये तो, है ना। मैं तो बहुत मजे लिया कल। कल तो भाई कमेंट में जो मजा आ रहा था मेरे को, क्या खतरनाक, मैंने, आप देखना यूट्यूब पे जाके कमेंट देखना भाई, मजा आ जाएगा आपको। क्रेजीज हो गया भाई एकदम। इजी था कल का पेपर, बहुत इजी था भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो पढ़ के गया हूँ उसके लिए इजी था भाई कल का पेपर। मैं मतलब बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 60% की तैयारी पे भी होगा ना, उसको कल का पेपर इजी लगाऊंगा। पर डप्पू रहते भाई एक नंबर के, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, पढ़ते वढ़ते नहीं कुछ, है ना, फिर बोलते पेपर हार्ड आया, हार्ड आया, हार्ड क्या है, पढ़ना तो पड़ता ना इजी के लिए, पढ़ते ही नहीं तो काय का इजी फिर, है ना। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, सर मुझे बता दो मैं ऐसा क्या कर लूं जिससे पास हो जाऊं। मैंने कहा अगले अटेम्प्ट की तैयारी, और क्या, मैं ऐसा यही कर सकते हो तुम, अगले अटेम्प्ट की तैयारी जिससे तुम पास हो जाओ, बाकी अभी और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सर, आओ 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 दोस्तों, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, सुनो ना, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न firm or firm of auditors, and how qualification and audit report will be dealt by the auditor at AGM meeting of the company। इसको भी स्टार मार्क कर दो, याद करो मैंने ऊपर बोला था इससे रिलेटेड नीचे अच्छा सवाल है करके, इसको लिखवा दूं क्या मैं आपको, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपने को चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। क्या आप, चलो आ जाओ, इस आंसर को लिखेंगे। चलिए बच्चों, ये अभी पीवाईक्यू का सवाल है, एक दो अटेम्प्ट पहले पूछा गया था, ये वाला सितंबर का सवाल होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए सर आ जाओ जल्दी से, लिखो 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 जल्दी जल्दी। चलो आओ, आंसर नंबर 20। एक चीज ध्यान रखना, आपने रेगुलर क्लास देखने के बाद और आखिरी में अगर आप पढ़े कि सर मेरे को टॉप 100, टॉप 50, टॉप 60 वो दे दो ना सेक्शन से, उतना ही पढ़ के जाओ, बहुत मारूंगा बेटा मैं। हिम्मत भी मत करना मेरे को मैसेज डालने की, मैं क्या बोला, गुपचुप से देख लेना कहीं इधर उधर से, टेलीग्राम पे तो बहुत हजारों पीडीएफ है आजकल, वो देख, मेरे से पूछना भी मत डीएम में आप, समझ में आया क्या, पूछना भी मत मुझसे, अगर पूछे तो आपका एक्सेस ही ब्लॉक करवा दूंगा मैं यूसीए का, झूठ नहीं बोल रहा। 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला, 2 महीने पहले एक्सपायर हो जाएगा बेटा वो एक्सेस, ठीक है ना। हिम्मत ही मत करना। अरे बेटा शर्म तो आती होंगी ना, रेगुलर क्लास देखने के बाद ये सवाल पूछ रहे, जिसके अंदर पूरी मार्किंग करा दिया कि क्या एलडीआर क्वेश्चन करना है आपको, इस हद तक कि आखिर में सिर्फ क्या देख के जाना है वो आपको बताए। आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट नोट से रिवीजन हो रखा है, इसके साथ साथ आपकी जो बुक है उसके अंदर कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, उसके बाद भी ये हालत आनी ही नहीं चाहिए बेटा आपकी, मैं बहुत जेन्युइनली आपको बोल रहा हूं, सही में बोल रहा हूं मैं आपको। और फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट होता है, मैं अभी बार बार एक ही चीज कहता हूं आपके साथ क्लास में, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, गोल्डन अटेम्प्ट होता है, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं होता है, फोड़ दो बेटा एग्जाम को, झूठ नहीं कह रहा हूं। 12 घंटे पढ़ते होंगे, 14 घंटे की तैयारी करो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट प्रेशर। एक अटेम्प्ट लगाना भाई, वो प्रेशर माइंड पे बिल्डअप होना चालू हो जाता है यार, वो मत करना। और एक बार गलती से वो लूप में फंस गए ना, फिर वो लूप से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब एग्जाम को 3 बार कर दिया है साल में। जब 2 बार एग्जाम थी ना, तो बच्चा जब फेल भी होता था तो उसके पास सफिशिएंट टाइम होता था बाउंस बैक करने के लिए। इंस्टीट्यूट ने बोला यार बहुत बच्चे पास हो रहे, बाउंस बैक कुछ ज्यादा ही हो रहा है करके, एक काम करो बाउंस बैक को गिराओ। तो इन्होंने 3 अटेम्प्ट कर दिए, अब तो रिजल्ट आता है 1-1.5 महीने में एग्जाम, काय का बाउंस बैक, बाउंस डाउन, नो बाउंस बैक, बाउंस अप। समझ में आ रहा है क्या बात है? तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, इस चीज का ध्यान रखना आप, है ना। तो बिल्कुल भी वो लूप में मत फंस जाना, वो लूप में एक बार झटका लगा तो भाई साहब फिर निकलना मुश्किल है, फिर निकलना मुश्किल है। फिर एक ही तरीके से निकला जा सकता है, सीए छोड़ के। मैं बहुत ऑनेस्ट बोल रहा हूं आपको, मैं बहुत एकदम ब्लंटली बोल रहा हूं आपको, नो शुगर कोटिंग। क्योंकि आप मेरे साथ कई सालों मतलब किन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कोई इंटर में पढ़ रहे हैं, तो कई समय से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको पता है ना, आपको क्या शुगर कोटिंग का क्या ये करूं करके मैं। तो मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, पहले दिन से मेहनत रखना, लग रहा है तो एक ही ग्रुप देना बाद में,
वो तो मैं मजाक के लिए बोलते रहता, दो फिर एक, वो ऐसा कुछ नहीं। पर आप लग रहा है तो एक ही ग्रुप देना, पर जो भी दोगे ना शिद्दत से देना कि भैया जो मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ वो पास हो रहा हूँ करके। पर मैं एक चीज बता दूं, आपको इतना समय बार बार नहीं मिलने वाला। अगर आप 9 महीने में एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो मुश्किल है। कम से कम क्लासेस दोनों ग्रुप की कर लेना, एक ग्रुप भले अपीयर करना एग्जाम के लिए, ताकि जैसी एग्जाम अपीयर की तुरंत दूसरे ग्रुप के लिए पढ़ना चालू करके अगले अटेम्प्ट में दूसरे ग्रुप को क्लियर कर दिया। वो एक बार का आप कर सकते हो। पर आप ये नहीं बोल सकते 9 महीने में एक ही क्लास करूंगा आराम से, एक ग्रुप, फिर एग्जाम देने के बाद और 9 महीने लूंगा दूसरी क्लास के लिए, फिर अटेम्प्ट दूंगा। भाई क्या 3-4 साल इसी में बिताना है क्या अपने को? नहीं ना, है ना? इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? चलो सर आ जाओ। थोड़ा मैं देखो, मैं आपको एक चीज बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं यार, मैं सही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। देखो, अगर 100% लोग बच्चों पेपर दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल के लिए मान लो, अभी के लिए अज्यूम करते हैं 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं ना, तो आपके अंदर में से 50 बच्चे तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है पेपर के लिए। वो डीम्ड फेल है भाई, समझना, डीम्ड फेल है ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। भाई आज के समय में इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि उसके अंदर एक्सेल करना या खुद को फोकस रखना डिफिकल्ट है। देखो, आपको सक्सेसफुल होने के लिए ना हल्का सा हार्डवर्क चाहिए भी, क्योंकि आज के जमाने में डिस्ट्रैक्टेड पॉपुलेशन बहुत है। लोग इंस्टा की रील्स ही देख रहे जा रहे, लोग यूट्यूब स्क्रॉल ही कर रहे, लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखे जा रहे, कोई सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहा। हल्का सा हार्डवर्क, आप वो टॉप 20% में आ सकते हो, समझना। 50% लोग तो आप ऐसे ही काट दो, जो लोग अपीयर उन्होंने पहले ही मन बना लिया, वो तो बस टाइम पास के लिए पेपर दे रहे हैं कि भैया अब एग्जाम फॉर्म भर दिया, मम्मी पापा डांटेंगे तो चलो एग्जाम देने चलते हैं करके, वो इसके लिए पेपर देंगे। बचे हुए 50 की बात करूं ना, जो हो सकता है हल्का फुल्का प्रिपेयर्ड हो, उसमें से क्या होंगे 20-30 बच्चे, 20-30 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या नहीं दिया, जिन्होंने यहाँ पर पेपर वेपर मान लो टेस्ट सीरीज नहीं दिया, रिवीजन नहीं किया, एक आध बार किया, कच्ची पक्की तैयारी करके आए, गलती से आईसीए ने एक पेपर डिफिकल्ट दिया, लेट जाएंगे वहां पर, खत्म, किस्सा खत्म बेटा, समझना बात को। अगला अटेम्प्ट बचे क्या, जो इसमें सरवाइव कर गए वो बचे 30-20%, और उसमें से ही रिजल्ट लगता है आपको, उतना ही रिजल्ट आता है आपका, 20-30% के बीच का रिजल्ट होता है आजकल। समझ में आ रहा है आपको बातें? तो आपको चाहिए बस थोड़ी सी सीरियसनेस, थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, किस्सा खत्म, आप पास होना बिल्कुल तय है आपका। मैं इसलिए कहता हूं कि समय, देखो मई वालों के लिए बहुत कम समय है, पर आपको अगर ऐसा लग रहा है सितंबर वालों के आपको बहुत समय नहीं है भाई, आप अगर आने वाले 6-8 महीने बस दे दो खुद को। आप देखो एक बार आप फाइनल में पहुंच गए, फिर आपको टेंशन थोड़ी है भाई, फिर आपके पास 2-2.5 साल है प्रिपेयर करने के लिए। उसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो 2.5 साल में आपको बहुत मजे होंगे, पर जो अभी चल रहे हैं उससे तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। आप नई चीजें सीखोगे, आपका नेटवर्क बनेगा, आप क्लासेस भी करोगे, डेफिनेटली हार्डवर्क तो करना ही है। और फिर उसके बाद देखो भाई, एक चीज मैं बता दूं, ये सब मिथ है कि ये कर जाओ फिर मजे ही मजे, वो कर जाओ मजे ही मजे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और अभी जितना फ्रीनेस, अभी आपका सिर्फ एक काम है और वो है पढ़ाई करना, और आपका कोई काम नहीं है अभी, लिटरली कोई काम नहीं है अभी। एक बार आप सीए बन जाओ बस, फिर उसके बाद देखो, बस थोड़े दिन बहुत मजा आता है, 4-5 महीने अपने को, फिर उसके बाद अपने खुद को समझ में आता है कि भाई वो जो स्टूडेंट लाइफ था ना वो बेस्ट लाइफ था। क्योंकि उसके बाद जो बाकी चीजें चलती है ना, क्योंकि अपने को समझो ना यार, अब आप बन चुके हो, अब आप ऐसा समझो कि अभी आप तक है ना, अभी आप सिर्फ एक पॉन्ड में खेल रहे थे, लेकिन अब आप खेलोगे ओशन में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वहां पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खतरनाक होगा, लोग पॉलिटिक्स करते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर अलग अलग। आप प्रैक्टिस डालोगे तो आप क्लाइंट्स के लिए पहले ढूंढोगे, दर बिदर भरोगे, थोड़ा सा 1-1.5 साल आपको लगेगा ग्रो करने के लिए भाई। वो जो मेंटल अलग होता है ना, वो अभी तो क्या, अभी कुछ भी लगा, पप्पा से पैसे मांगे, मम्मी से पैसे मांगे, मिल जाता बेटा। अभी बाद में तो कमाना भी पड़ेगा, घर पे देना भी पड़ेगा, बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे रहेंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब तो बहुत बेसिक चीज है। जब आप, पर ये मैं कब बोल पा रहा हूं, ये मैं आज बोल पा रहा हूं कि वो बेसिक है। अभी जिस पोजीशन में आप हो, आपके लिए वो बड़ी चीज है ना, वो तो डेफिनेटली है ना, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में जो, जैसे देखो अभी आप बोलोगे फाउंडेशन का क्या चिल्लर कोर्स है, जब आप फाउंडेशन में होंगे तो आप बोलोगे 11th-12th का क्या चिल्लर कोर्स है। वैसे ही मेरा है ना, मैं बन चुका हूं सीए के बाद, तो मैं बोल रहा हूं भाई वो कुछ भी नहीं है, असली गेम तो बाद में। हो सकता है मेरे से कोई बड़ा होगा तो वो बोलेंगे असली गेम तो बाद में, अभी तो कुछ भी नहीं है करके, डेफिनेटली होगा ना वैसा। तो बस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। अपना जो गोल है वो गोल अपने को हासिल करना है, इस चीज का ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्ट होके कोई मतलब नहीं है। इतने हजारों लोग अनएम्प्लॉयड है, उसमें आप एक और जुड़ जाओगे, पर समझना आपको वो बनना है कि जो अपने आप में समझे कि आप ऐसा। देखो यार, एक अपने कोर्स की एक बहुत बड़ी ब्यूटी मेरे को ये लगती है कि अपने इसमें रिवॉर्ड उसको मिलता है बच्चों जो हार्डवर्क करता है। यहाँ पर कोई कास्टिज्म नहीं है,
कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतनी सीटें इनके लिए बुकड है, नहीं, प्योरली हार्डवर्क। आप हार्डवर्क करोगे, आप स्मार्ट हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपको पास होना तय है। यहाँ पर कोई कोई किसी भी बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ। मुझे थोड़ा सा मेडिकल के अंदर वो चीज अनफेयर लगती है, मुझे पर्सनली लगता है, किसी को वो चीज सही लगती है, वो मेरे को अनफेयर लगती है, वो तो सबका अपना अपना है ना भाई उसके अंदर, ऐसा कोई ये थोड़ी है। आईएएस के अंदर भी वैसा ही सेम चीज है। आजकल तो कितने सारे वो कुछ कुछ निकल रहे बेटा, वो एक पूजा खेड़कर वाला केस कितना फेमस हो गया अभी, कि उसने क्या किया, यहाँ पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ले लिया और बन गई बेटा वहां पर, और वो कोटा के अंदर रजिस्टर्ड हो गए। तो भाई ये सब चीजें अपने केस में कुछ भी नहीं है भाई। आप मतलब कोई भी केस हो तो भैया प्योरली मेरिट बेसिस ही अगर आपको सीए बनना है, तो कोई रिजर्वेशन वाली चीज है ही नहीं किसी के लिए भी, ना कास्टिज्म पे है, ना डिसेबिलिटी के ऊपर है, ना किसी भी चीज के ऊपर है। सब बस इंस्टीट्यूट एक चीज करती है कि इंस्टीट्यूट उनको लिए क्या देती है बच्चों, जैसे ईडब्ल्यूएस किसी का सर्टिफिकेट हो तो इंस्टीट्यूट उनको स्कॉलरशिप देती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको सीए बनाएंगे करके हम आपसे फीस नहीं लेंगे, और क्या। आखिर में हार्डवर्क तो आपको करना ही है। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है कि आपको बात है, अपने को पता है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सेम पेज पे। और मुझे यार एक बात बताइए आप ऑनेस्टली, मैं छोड़ो यार, मैं आपको एक बात बताता हूं कि सर अगर मेरे पास 1 लाख बच्चों के पेपर आ रहे हैं, मेरे पास चेक करने हैं, मैं चेकिंग वाला ह्यूमन हूं। मैं मुझे बताओ, अगर एक पेपर में हो सकता है ना कि 5 नंबर देने थे, मैंने 4 दे दिया करके, ऐसा हो नहीं सकता है क्या, ये बताइए मुझे। पर देखो होता क्या है, बवाल इस चीज का बनता है। अब जब बवाल इस चीज एक चीज का बनता है ना, बाकी जो 99 ये लोग हैं ना बेटा, वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि डेलिबरेटली चीजें हो रही है करके। भाई ऐसा थोड़ी है, कई सारे बहुत सारे हजारों लोग हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, बन चुके हैं करके। पर हाईलाइट हमेशा एक दो इशू होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो एक दो इशू, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत नहीं है, 100% गलत है, इस चीज को भी सुधारना चाहिए। बट द थिंग इज कि इसके अंदर ह्यूमन एरर है। मैं इससे ये कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को सोच के, कभी कभार हम लोग कोई वीडियो देख ले तो उससे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है। दुनिया में कहां पर क्या चल रहा है चलने दो, आपका एक ही काम है और वो है पढ़ाई करना और अपने आने वाली एग्जाम्स को क्लियर करना। आप किसी भी लेवल पर हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, किसी भी लेवल पर होंगे, तो आपका बस एक टारगेट होना चाहिए भाई, जिसके साथ आप बस ये कर सकते हो कि उस वीडियो में आप ये देख सकते हो भाई उसने ऐसी क्या गलतियां कर दी है जिसके कारण नंबर कटे। समझ में आ रहा है क्या। कभी कभार क्या होता है, मैं अक्सर आपसे, आपको भी मैं क्लास में बोलता हूँ पॉइंट वाइज आंसर लिखो। बच्चा पैराग्राफ फॉर्म में आंसर को लिख के आता है, भाई पैराग्राफ में पॉइंट छुप जाते हैं आपके। आपने चारों पॉइंट सर्टिफिकेट वाले लिखे, पर वो मेरे को दिख ही नहीं रहे ना, मेरे को 2 ही पॉइंट नजर है, 3 ही पॉइंट नजर आए, तो मैं 3 नंबर दे दिया 4 में से आपको। समझ में आ रहा है बात है आपको। तो आपको भी आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, आपको मार्क्स उनसे लेना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है। क्या कहा मैंने, बोलो। आपको नंबर मिलेंगे नहीं, आपको नंबर निकलवाना पड़ेगा उनको। अच्छा प्रेजेंटेशन रख के, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, समझ में आ रहा है, फ्रेश क्वेश्चन को फ्रेश पेज से स्टार्ट करके, ये सारी कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात है। देखो हैंडराइटिंग तो अपनी बचपन से एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी हैंडराइटिंग और इससे बेटर नहीं हो सकती। जो है मेरा बेस्ट वर्जन यही है मेरा, समझ में आ रहा है क्या। तो उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा नीट क्लीन कर दूं तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जितनी काटापीटी कम करूंगा, मैं काटापीटी करता हूं तो मैं क्या बताता हूं एग्जामिनर को कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं यार, मुझे प्रोविजन ढंग से आता नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं किसी चीज को, तो वो भी बैड इंप्रेशन देता है। जितना पेपर आपका विदाउट कटपिट रहेगा वो ज्यादा बेटर होगा। समझ, ये सब बेसिक बात है जो हम लोग बचपन में भी 9-10 तक भी हम लोग ये बातें पढ़ते थे। पर क्या होता है फिर उसके बाद बड़े हो गए, फिर इधर उधर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और बस चालू हो जाते हैं चीजों को, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मैं बोल रहा हूं आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंट रखना, हार्डवर्क करना, बस इतना करेंगे ना आपका अटेम्प्ट क्लियर होना ही है। क्योंकि देयर आर लॉट मेनी डिस्ट्रैक्टेड पॉपुलेशंस, है ना। ये पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज्यादा है, ये टाइम पास कर रहे हैं, उनको करने दो, हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि हमारी कंपटीशन तो कम हो रही है, हमारा क्या है उसके अंदर अपनी चुपचाप पढ़ाई करते रहना अपने। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि आजू बाजू का सराउंडिंग जो होता है ना आपका, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किन लोगों के आजू बाजू रहते हो। आई थिंक सो मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि जब मई 19 के अंदर मेरा पहला अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, तो मेरे 7 फ्रेंड्स के ग्रुप में से 6-7 फ्रेंड्स के ग्रुप में से 5 सीए बन चुके थे, एक का एक ग्रुप क्लियर था और मैं अकेला था जिसके 2 ग्रुप बचे हुए थे। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ 2.5 महीना मुझे मिला था पढ़ने के लिए, जिससे अंदर से आधा महीने मैंने रोने रोने में गवा दिया था क्योंकि फर्स्ट टाइम फेलियर देखा था जीवन में। पर वो 2 महीने के अंदर मैंने इतनी पढ़ाई किया था, क्यों, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा था, उसमें से वो लोग बन गए थे, मुझे था कि मैं अकेला पीछे छूट रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको बात है। एक फ्रेंड जिसका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर था ना, वो भी यहाँ पर यही बोल रही थी कि यार बाकी सीए बन गए, उसको एक ग्रुप का टेंशन, मेरे को 2 ग्रुप का टेंशन, आप सोचो। पर वो 2.5 महीने में उसने भी एक ग्रुप अपना क्लियर कर लिया, मैंने भी अपने 2 ग्रुप क्लियर कर लिया।
समझ में आ रहा है आपको बात है? तो आपका जो आजू बाजू का सर्कल है ना वो बहुत मैटर करता है। आपके आजू बाजू का लपूट लोगे बेटा, वो बीकॉम वाले इंजीनियर वाले वो अपनी जीवन लाइफ जी रहे, आपको लगता है आप उनसे खुद को कंपेयर करते हैं कि मैं इस सैक्रिफाइस करूंगा। करना पड़ेगा भाई, आपने इस कोर्स को चूज किया है, करना पड़ेगा आपको। आपने टारगेट जब 11th-12th में उन्होंने अच्छे कॉलेज के लिए मेहनत की होंगी, वो थोड़ी देखे होंगे, तब आप घूम रहे होंगे उस समय। समय समय की बात है भाई, समय समय की बात है वो सब। तो जब जो मेहनत करना है वो करना पड़ेगा, वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, यू हैव टू डू दैट। समझ में आ रहा है? यस, ओके सर। चलिए आइए ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर हमारे आखिरी क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 11 को चालू करेंगे। ठीक है, आइए लिखो। एक्ट एप्लीकेबल सेक्शन नंबर 145 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट प्रोविजन, पहला 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 लिखो यहां पर, द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, द पर्सन appointed as auditor of company shall sign or certify audit report, shall sign or certify audit report and other documents Then second, in case of LLP or firm is appointed as auditor of company is appointed as auditor of company, only partner who is CA shall be appointed shall be signing audit report. अगला, फिर तीसरा, एनी क्वालिफिकेशन observation or comments on financial transaction which have adverse effect on company shall be read in general meeting and will be open for inspection by member. चलो, डन। चलिए, तो यहां पर अपने जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है बच्चों चैप्टर नंबर 10 के, वो अपने हो जाते हैं पूरे फिनिश। ठीक।